ये स्त्रियों की 3 इच्छा कभी पूरी मत करना, वरना राजा से भिखारी बन जाओगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है एक बार आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। प्रिय मित्रों, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद एवं मोटिवेशनल होने वाला है। आज की छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपके लिए बताएंगे स्त्रियों की कौन सी वो 3 इच्छाएं हैं जो पुरुषों के लिए कभी पूरा नहीं करना चाहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो आइए बंधु, आज के इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हम जानते हैं आखिर स्त्रियों की वो कौन सी 3 इच्छाएं हैं जो पुरुषों के लिए कभी पूरा नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे प्रिय मित्रों। किसी नगर में श्यामलाल नाम का एक सेठ रहता था। उस सेठ के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उस सेठ के घर में परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ पहले से ही मौजूद था। उस सेठ की उसके घर में बहुत ही सुंदर पत्नी थी और सेठ का बड़ा ही आज्ञाकारी एक 10 वर्ष का पुत्र था। इस तरीका से प्रिय मित्रों उसके घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, उस परिवार पर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ गई। प्रिय मित्रों, जब उस परिवार पर शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी तो श्यामलाल के घर की खुशियां ऐसे चली गईं जैसे हवा में रेत उड़ जाता है। शनिदेव की दृष्टि से श्यामलाल और उसकी पत्नी किसी बीमारी के कारण बीमार पड़ गए। जब दोनों ही पति पत्नी एक साथ ही बीमार पड़ गई, श्यामलाल का पुत्र अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर कि बड़ा ही चिंतित होने लगा, बड़ा ही घबराने लगा। लेकिन बंधु, श्यामलाल का जो पुत्र था वह मात्र 10 वर्ष का ही था। वो बेचारा अपने माता पिता की इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं कर पाया और उन दोनों की बीमारी में सेठ और सेठ की पत्नी का देहांत हो गया। जब बालक की माता पिता गुजर गई, उसके सर पे से उसके माता पिता का साया उठ गया। तो माता पिता के गुजरने के बाद बालक बिल्कुल ही अनाथ हो गया। लेकिन उस छोटे से बालक की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उसके अंदर धैर्य और लगन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बालक चंद्रमोहन ने बड़े ही दृढ़ता के साथ उस मुसीबत की घड़ी में उस मुसीबत का डटकर सामना किया। और ऐसी मुसीबत में, ऐसी कठिन परिस्थिति में उस चंद्रमोहन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। इस तरीका से भोला सा बालक अपने माता पिता की धन के सहारे अपना जीवन यापन करने लगा। प्रिय मित्रों, कहते हैं समय जो होता है वह हर जख्म के लिए समय समय पर भर देता है। समय बीता और समय बीतने के साथ ही साथ चंद्रमोहन कुछ जवान हुआ। जब उसकी अवस्था 20 वर्ष की हुई तो एक दिन चंद्रमोहन ने अपने मन में विचार किया कि यदि मैं अपने माता पिता की इस छोटे हुए धन का इस तरीका से प्रयोग करता रहा तो एक दिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। प्रिय मित्रों, जब चंद्रमोहन के मन में ऐसे विचार आने लगे तो वह सोचने लगा, क्यों ना आज धन में वृद्धि की जाए। और ऐसा विचार करके चंद्रमोहन ने एक योजना बनाई। उसकी योजना यह थी कि मैं इस बचे हुए पैसे से किसी दूसरे नगर में जाकर किसी दूसरे शहर में जाकर की कोई व्यापार शुरू करूंगा और व्यापार के द्वारा कमाए गए पैसे से अपने इस गरीब हालत को मैं पहले की तरह ठीक कर लूंगा। जब मेरी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो किसी सुंदर राजकुमारी के साथ विवाह कर लूंगा और अब मैं बाकी जीवन उसी राजकुमारी के साथ हंसी खुशी के साथ यापन करूंगा। प्रिय मित्रों, जब यह विचार उस चंद्रमोहन के मन में आई तो इन विचारों को पूरा करने के लिए चंद्रमोहन के पास में जितना भी रुपया पैसा था वो एक पोटली में बांध लेता है और उस पोटली को लेकर के किसी दूसरे शहर में व्यापार शुरू करने के लिए चल देता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से चंद्रमोहन चलते चलते सुबह से दोपहर हो जाती है। जब दोपहर हो गई, सूर्यदेव अपने पूरी चमक पर आए। सूर्यदेव की दिक्कत गर्मी की वजह से उसे चलना बहुत ही मुश्किल हो गया। चंद्रमोहन अपनी थकान मिटाने के लिए एक घने वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और चंद्रमोहन वृक्ष के नीचे बैठ के विचार करने लगता है कि क्यों ना मैं इस वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, जिससे मेरी थकान मिट जाएगी और मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा और तब तक ही सूर्य की तेज धूप भी दूर हो जाएगी और तब तक सूर्य की तेज किरणें भी शांत हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, यह विचार करके वह अपने पैसों से भरी हुई पोटली को अपने सिर के नीचे रखकर आराम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे लेट जाता है। इधर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और उस वृक्ष की घनी छाया भी थी। उस वृक्ष की घनी छाया में न जाने चंद्रमोहन की
कब आंख लग गई इस बात का चंद्रमोहन को भी पता नहीं चला और इस प्रकार से वो गहरी निद्रा में सो गया। मित्रों, जब कुछ घंटों बाद चंद्रमोहन की आंख खुली, जब उसकी नींद टूटी तो उसने अपने आप को डाकुओं से घिरा हुआ पाया। सरदार ने चंद्रमोहन से कहा, जो कुछ भी तेरे पास है वह चुपचाप से हमारे हवाले कर दें, और यदि तुम हमारी बातों को नहीं मानेगा या फिर हमारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो हम तुझे यहीं पर मारकर कहानी ही समाप्त कर देंगे। प्रिय मित्रों, डाकुओं के सरदार के जब यह वचन चंद्रमोहन ने सुनी तो इस बात को सुनकर के चंद्रमोहन सोचने लगा, यदि इन्होंने मुझे मार दिया तो मेरी सारी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि मैं अपना सारा धन डाकुओं को दे देता हूं और धन को देकर मैं अपनी जानें डाकुओं से बचा लेता हूं। यदि मैं जीवित रहा तो और भी धन कमा लूंगा। प्रिय मित्रों, ऐसा विचार करके उसके पास जो भी धन था वो सभी धनुष ने डाकुओं के हवाले कर दिया। डाकू उसका सारा धन लेकर के वहां से चलते बने। परंतु मित्रों, डाकू तो चले गए थे, लेकिन डाकू जाते जाते उस चंद्रमोहन को भिखारी बना गया। ये घटना घटी तब तक उस जंगल में चंद्रमोहन के लिए शाम हो गई और धीरे धीरे सूर्यास्त होने लगे। जब सूर्य अस्त होने लगा, जंगल में अंधेरा छाने लगा, तब चंद्रमोहन ने आगे बढ़ने की सोची, लेकिन यह सोचकर रुक गया कि शाम के समय में तो हिंसक जीव जंतु अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। यदि रात्रि के समय में जंगल में आगे बढ़ा तो कोई जंगली जानवर मुझे अपना शिकार बना लेगा, अपना भोजन बना लेगा। यदि मैं थोड़ा आगे भी बढ़ा तो मुझे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं आज शाम के लिए इसी जंगल में इसी वृक्ष पर चढ़कर अपनी पूरी रात गुजार लेता हूं और सुबह होते ही यहां से शहर की ओर चला जाऊंगा। प्रिय मित्रों, ऐसा विचार करके वो लड़का उस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और घने वृक्ष की मोटी सी डाल पर जाकर अपनी रात काटने के लिए बैठ जाता है और घने वृक्ष की डाल पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगता है। प्रिय मित्रों, जैसे ही आधी रात्रि हुई और जैसे ही रात्रि के 12 बजे, तभी वहां पर उस वृक्ष के नीचे 4 प्रेत आकर बैठ जाते हैं उसी वृक्ष के नीचे, और उस वृक्ष के नीचे एक गोला बना लेते हैं। जब उस लड़के ने उस वृक्ष के नीचे 4 भूत देखे तो उन्हें देख करके वह लड़का भय से कांपने लगता है, लेकिन फिर वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर काम लेता है और अपनी सांस बंद करके वृक्ष की डाली को मजबूती से पकड़कर उन भूतों की बातों के लिए बड़े गौर से सुनने लगता है। उनमें से एक प्रेत कह रहा था कि है मित्रों, सूरज ओर के राजा सूरजभान की राजकुमारी चंद्रकला बहुत ही गुणवान और रूबी है और अभी तक उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की हुई है, लेकिन उसका कसाई पिता अपनी उस राजकुमारी की शादी अपने पड़ोसी राजा से, जिसकी उम्र अभी 17 वर्ष की है, उसके साथ में अपनी राजकुमारी का विवाह करने के लिए जा रहा है। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब पहले प्रेत की बात सुनकर कि दूसरा प्रेत कहने लगा कि है ये बहुत बड़ा अनर्थ की बात है, पर इससे भी ज्यादा अनोखी बात यह है कि जो राजकुमारी चंद्रकला है उस बूढ़े राजा के साथ हरगिज भी विवाह नहीं करना चाहती, और राजकुमारी चंद्रकला ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि उसका पिता राजा या तो जबरदस्ती करता है और जबरदस्ती ही उसकी शादी उस बूढ़े राजा के साथ में करवाना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो राजकुमारी चंद्रकला जहर खाकर अपने प्राण त्याग देगी। इसलिए मित्रों, मुझे उस राजकुमारी चंद्रकला पर बड़ी ही दया आ रही है। दूसरे की बात सुनकर के तीसरा प्रेत कहने लगा, है मित्रों, यदि ऐसी बात है तो हमें राजकुमारी चंद्रकला की मदद करना चाहिए। जब हम मानव योनि में थे तो हमने बहुत बुरे कर्म किए और हमें उन्हें बुरे कर्मों के कारण यह प्रेत योनि मिली है, और इसी वजह से हमें अनेकों प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट भोगना पड़ रहे हैं। परंतु मित्रों, अब हम कुछ अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें, जिससे हमारे पूर्व जन्मों के किए गए पाप समाप्त हो जाए, जिससे हमें दोबारा मशहूरी प्राप्त हो सके। तीसरे प्रेम की बात सुनकर कि चौथा प्रेत कहने लगा, अरे भाई, तुम कहे तो ठीक रहे हो, परंतु हम राजकुमार चंद्रकला की मदद करना भी चाहें तब भी नहीं कर सकते। भला हम कैसे करें? क्योंकि हम चारों बिना शरीर के हैं, क्योंकि हम चारों के पास में अपना शरीर नहीं है, क्योंकि हम बिना शरीर के और बिना मनुष्य की देह के हम उस बेचारी राजकुमारी की मदद भला कैसे कर पाएंगे। तब चौथी प्रेत की बात सुनकर कि पहला प्रेत कहने लगा, अरे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें इतने बड़े जंगल में कोई मनुष्य भला कहां से मिलेगा?
और यदि हमें मनुष्य मिल भी गया तो भला वह हमारी मदद क्यों करेगा? लेकिन मित्रों, अब तो परमात्मा ही यदि कोई लीला कर दी और किसी मनुष्य के लिए हमारे यहां पर भेज दें और फिर वह मनुष्य हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए, तो हम अवश्य ही राजकुमारी चंद्रकला की मदद कर सकते हैं और फिर उसके पास पहुंच करके उसके प्राण बचा सकते हैं। प्रिय मित्रों, जब चारों प्रेतों की बातें उस वृक्ष पर बैठे हुए उस चंद्रमोहन ने सुनी, तो सेठ के बेटे का दिल उस राजकुमारी पर मोहित हो गया और अपने दिल के हाथों मजबूर होकर के और अपने मन में निश्चय करके और सोचने लगा, मैं राजकुमारी की मदद अवश्य करूंगा। तब चंद्रमोहन उस तरफ से नीचे कूद गया और नीचे उतरकर प्रेतों से कहने लगा कि मैंने तुम्हारी इस वृक्ष पर बैठकर सभी बातों के लिए सुन लिया है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी है कि तुम चारों के अंदर मरने के बाद भी इंसानियत अभी भी जिंदा है और तुम भूत योनि में आकर भी राजकुमारी चंद्रकला की मदद करना चाहते हो। प्रिय, तो अभी तुम कह रहे थे कि यदि कोई मनुष्य हमारा साथ दे दे तो हम चारों राजकुमारी की मदद कर सकते हैं। तो मुझे बताओ किस तरीके से तुम्हारा साथ देकर कि तुम्हारी मदद करूं, और इसके साथ ही साथ भला हम कैसे राजकुमारी की मदद कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, जब चारों प्रेतों ने उस नौजवान लड़के तो यह बात सुनी, तो यह बात सुनकर कि एक प्रेत कहने लगा, हे मित्र, यदि तुम हमारा साथ देना चाहते हो और राजकुमारी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। हमारी बात यह है कि तुम हम चारों के बारे में किसी से भी भूल कर भी जिक्र नहीं करोगे। यदि जाने अनजाने में तुमने हमारे बारे में किसी के लिए कुछ बता दिया तो उससे तुरंत ही राजकुमारी चंद्रकला की मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम्हें हमारे यह शर्त मंजूर है तो तुम हमें बताओ। तो प्रेतों की बात सुनकर के चंद्रमोहन कहने लगा, हे प्रभु, मुझे तुम्हारी यह शर्त मंजूर है और अब मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करूंगा। प्रिय मित्रों, जब चंद्रमोहन की ऐसी बात उन चारों प्रेतों सुनी तो चार उपरोक्त चंद्रमोहन के साथ राजकुमारी चंद्रकला की मदद करने के लिए तैयार हो गए और चारों भूतों ने उसके बाद में उस मोहन के लिए राजकुमार जैसे अपनी शक्तियों के द्वारा वस्त्र पहना दिए। अपने शक्तियों के प्रभाव से राजसी वस्त्र चंद्रमोहन के लिए पहना दी। इसके बाद में और प्रेतों ने अपनी माया की विद्या से 5 घोड़ों की उत्पत्ति की और घोड़ा पे चंद्रमोहन के लिए सवार किया और बाकी बचे हुए 4 घोड़ों पर वो बैठ गए और 5 घोड़ों पर बैठ करके सूरज देश की तरफ बढ़ने लगे। प्रिय मित्रों, चारों प्रेत और वह सेठ का पुत्र जब राजकुमारी चंद्रकला के महलों में पहुंच गए तो वह चारों अपने महल के बाहर ही खड़े हो गए और वो राजकुमार बना हुआ चंद्रमोहन महल के अंदर राजकुमारी चंद्रकला के पास चला गया। राजकुमारी चंद्रकला उसमें अपने शयन कक्ष में अकेली बैठी हुई सुबह होने का इंतजार कर रही थी और मन में सोच रही थी, यदि मेरे पिताजी मेरे शादी उस बूढ़े राजा के साथ में करेंगे तो मैं जहर को खाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। प्रिय मित्रों, इधर चंद्रमोहन उस राजकुमारी के समक्ष पहुंचा तो चंद्रमोहन को देखकर की राजकुमारी कहने लगी, फिर नौजवान राजकुमार, तुम कौन हो और तुम मेरे शयन कक्ष में कैसे प्रवेश कर गए? राजकुमारी की बात सुनकर के राजकुमार चंद्रमोहन कहने लगा, राजकुमारी, मेरा नाम चंद्रमोहन है और मैं यहां तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। तुम्हारा निर्दयी वह दुष्ट पिता तुम्हारा विवाह उस बूढ़े राजा के साथ में करना चाहता है और इसी वजह से तो प्राण देने की सोच रही हो। इसलिए राजकुमारी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहां पर आया हुआ हूं। लेकिन बंधु चंद्रमोहन जो था वो पहले से ही सुंदर था और चंद्रमोहन के लिए उन चारों प्रेतों ने जो राजसी वस्त्र पहना दिए थे उससे चंद्रमोहन की सुंदरता में 4 चांद लग गए थे। उन राजकीय वस्त्रों में वह बिल्कुल एक राजकुमार जैसा लग रहा था। उस पर जब राजकुमारी चंद्रकला से चंद्रमोहन ने जब निवेदन भरी हुई ये बातें कहीं तो राजकुमारी चंद्रकला चंद्र से उस पर मोहित हो गई, उस पर आसक्त हो गई और राजकुमार चंद्रकला चंद्रमोहन के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। प्रिय मित्रों, उसके बाद में चंद्रसेन ने राजकुमार चंद्रकला के लिए अपने घोड़े पर बैठा लाया और आकाश मार्ग से होता हुआ राजकुमार चंद्रकला को लेकर वहां से चलने लगा और पीछे से उसके चारों प्रेतों आने लगी। प्रिय मित्रों, चंद्रमोहन उस राजकुमारी चंद्रकला को लेकर कि उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वह उन प्रेतों से मिला था।
उसके पीछे पीछे चारों प्रेत उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गई। लेकिन मित्रों, चारों प्रेत मोहन के लिए तो दिखाई दे रहे थे, परंतु लेकिन राजकुमारी चंद्रकला उन प्रेतों को नहीं दे पा रही थी। चारों प्रेतों ने चंद्रमोहन से कहा, हे मित्र और तनिष्क राजकुमार, चंद्रकला को लेकर कि अपने नगर लिए चले जाओ और राजकुमारी के साथ विधिपूर्वक विवाह करके अपना सुखी जीवन बिताओ। और इसके बावजूद भी तुम्हें किसी वस्तु या किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हमें इसी वृक्ष के नीचे आकर तुम याद कर लेना। हम तुम्हारी मदद करने के लिए तुरंत ही हाजिर हो जाएंगे। और है राजकुमार, हमारे उस बात का ध्यान रखना जो बात हमने तुम्हें पहले बताई थी। प्रिय मित्रों, इतना कहकर के चारों प्रेत वहां से अदृश्य हो जाते हैं। जब चारों प्रेत अदृश्य हो गई, चंद्रमोहन उस राजकुमारी को लेकर कि अपने नगर को वापस लौटने लगता है। जब राजकुमारी चंद्रकला राजकुमार चंद्रमोहन के घर पर पहुंची तो उसे यह देखकर के बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वह जिसे राजकुमार समझ रही थी कोई राजकुमार नहीं है, बल्कि एक साधारण मनुष्य है। जिसके साथ में आई है वह बहुत ज्यादा गरीब है और उसका जो घर है वह बिल्कुल टूटा फूटा है। लेकिन मित्रों, अब राजकुमारी चंद्रकला कर भी क्या सकती थी? यदि वापस लौट करके अपने पिता के पास गई तो उसका दुष्ट पिता उसका विवाह उस बूढ़े राजा के साथ में कर देगा। इससे तो अच्छा है कि मैं ऐसी राजकुमार के साथ हूं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार राजकुमारी चंद्रकला उस चंद्रमोहन से विवाह कर लेती है और विवाह करने के बाद चंद्रमोहन घर पर और हंसी खुशी के साथ रहने लगती है। जब राजकुमारी चंद्रकला को रहते रहते 6 महीने लगभग गुजर गई, राजकुमारी चंद्रकला सोचने लगती है कि कहां तो मैं राजसी वैभव, राजसी यथार्थवाद के साथ पली बढ़ी और अपने उन सुंदर से महलों में रहती थी, और मैं कहा इस चंद्रमोहन की बातों में आकर कि इस गरीब के घर में आ गई। प्रिय मित्रों, जब चंद्रमोहन ने अपनी पत्नी के लिए परेशान देखा तो राजकुमारी चंद्रकला को बेहद परेशान देखकर समझ गया कि भला राजकुमारी आखिर क्यों परेशान है। चंद्रमोहन के लिए प्रेतों की वो बात याद आने लगी। उन्होंने चंद्रसेन से चलते समय कही थी कि तुम्हें यदि कोई परेशानी पड़े, कोई दुख हो, एक बार हमें याद कर लेना। प्रिय मित्रों, उसी रात राजकुमारी चंद्रकला को छोड़कर के चंद्रमोहन वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर पहली बार प्रेतों से मिला था। जैसे ही उसने चारों प्रेतों का स्मरण किया, वैसे ही चारों तरफ उसके पास में प्रकट हो गए और चंद्रमोहन से पूछने लगी, क्या बात है मित्र, तुमने हमें आखिर कैसे याद किया? यह बात सुनकर के राजकुमार चंद्रमोहन कहने लगा कि है प्रेतों, मैंने आपके कहने से जिस राजकुमारी चंद्रकला से विवाह किया था, वह राजकुमारी मेरे घर की ऐसे आर्थिक स्थिति को देखकर कि बहुत ही ज्यादा दुखी है। इसलिए है प्रेतराज, मेरा आपसे निवेदन है, कृपया मेरे घरों के लिए तुम राजमहलों की तरह बना दो और जो कुछ भी राजमहलों में होता है वह सब कुछ मेरे महलों में, मेरे घर में उपस्थित करा दो। प्रेत उत्तर दिया, ठीक है चंद्रमोहन, अब तुम यहां से अपने घर के लिए चले जाओ। हम अपनी शक्तियों के द्वारा तुम्हारे महल के लिए राजघरों की तरह बना देंगे। इतना कहकर के चारों प्रेत अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन स्रोतों के अंतर्ध्यान होने के बाद मैं इधर चंद्रमोहन अपने घर के लिए लौटने लगा, और जैसे ही चंद्रमोहन अपने घर पर पहुंचा तो उसे यह देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। उन प्रेतों ने उसके पहुंचने से पहले ही उसके टूटे हुए घर के लिए एक आलीशान महल बना दिया, एक आलीशान महल में परिवर्तित कर दिया। प्रिय मित्रों, इधर जैसे ही राजकुमारी चंद्रकला की निद्रा टूटी, जब उसने अपने आप के लिए राजमहलों में पाया तो वह अपने पति उस चंद्रमोहन से पूछने लगी कि है पिया जी, आखिर तुमने रात ही रात में इस टूटे हुए घर के लिए आखिर तुमने महल में कैसे बदल दिया? तो अपनी पत्नी की बात सुनकर के चंद्रमोहन कहने लगा, रानी, यह कुछ राज की बातें हैं, मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकता, क्योंकि मित्रों चंद्रमोहन से उन प्रेतों ने पहले ही कह दिया था, यदि तुमने हमारे बारे में या फिर इस घटना के बारे में किसी के लिए कुछ बताया तो उसी समय पर राजकुमारी चंद्रकला की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए चंद्रमोहन राजकुमारी चंद्रकला के लिए कुछ नहीं बता रहा था और बात को बदल के अपने महलों से बाहर चला जाता है। लेकिन मित्रों, राजकुमार चंद्रकला के मन में यह बात अटक जाती है कि आखिर रात ही रात में मेरे पति ने इस टूटे हुए घर के लिए महल में कैसे बदल दिया। इधर शाम के लिए जब चंद्रमोहन अपने घर के लिए वापस लौटता है तो राजकुमारी चंद्रमोहन से पूछने लगती है, लेकिन चंद्रमोहन फिर से उन बातों के लिए बदलने लगता है
जब चंद्रमोहन राजकुमारी चंद्रकला के लिए कुछ नहीं बताता है, तो फिर राजकुमारी चंद्रकला अपने सभी अवसरों को उतारकर अपने बालों को बिखेरकर गुस्से में मुंह घुमा के लेट जाती है। तब राजकुमार चंद्रमोहन उसे मनाने की कोशिश करता है। तब राजकुमारी चंद्रकला कहती है, या तो तुम यह राज मुझे बताओ, नहीं तो सुबह तक तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। जब राजकुमार चंद्रमोहन उस राजकुमारी के आगे बेबस हो जाता है, तो आखिर में राजकुमार चंद्रकला को यह बात बतानी पड़ती है। और जैसे ही प्रेतों वाली बात उस राजकुमार ने राजकुमारी चंद्रकला के लिए बताई, बताते बताते चंद्रकला की मृत्यु हो गई। और जैसे ही जो प्रेतों ने मोहन का वह घर टूटा फूटा महल के रूप में बना दिया था, वो फिर से पहले की तरह पुराने घर में ही परिवर्तित हो गया। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से राजकुमार चंद्रमोहन अपनी पत्नी के हठ के आगे मजबूर होकर कि फिर से पहले की तरह कंगाल हो गया, दरिद्र हो गया। तो प्रिय मित्रों, यह तो थी कहानी। अब हम तुम्हें बताते हैं। स्त्री की यह 3 इच्छा कभी पूरी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष अपनी स्त्री की 3 इच्छा पूरी करता है, लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी के लिए आमंत्रित करता है और अपने घर का विनाश कर लेता है, और आखिर में गरीबी ही झेलनी पड़ती है, वह हमेशा अपनी जिंदगी में गरीबी में ही लड़ता रहता है। तो बंधु, हम बताते हैं, आखिर स्त्री की कौन सी 3 इच्छा है जिन्हें पुरुषों के लिए कभी पूरा नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, पहले इच्छा है, यदि कोई स्त्री ऐसी इच्छा करें जिससे उसके पति के मान सम्मान के लिए ठेस पहुंची, या फिर पवार के लिए उसकी इच्छा के कारण नीचा देखना पड़े, तो पुरुष के लिए स्त्री की ऐसी इच्छाओं के लिए बिल्कुल नहीं पूरा करें। इस तरह की जो दूसरी इच्छा है, जिस इच्छा से जो साथ से पति के प्राण जाने की संभावना हो, या पर उस इच्छा के कारण पति पर कोई मुसीबत आ जाए, तो पुरुष के लिए चाहे कभी भी स्त्रियों के कभी भी ऐसी इच्छा पूरी न करें, उनकी कोई भी ऐसी हर इच्छा पूरी न करें। प्रिय मित्रों, तीसरे और अंतिम इच्छा है, स्त्री के ऐसी इच्छा भी कभी पूरी नहीं करना चाहिए जिससे परिवार में विघटन हो, परिवार का विनाश हो और परिवार बिखर जाए। यदि कोई स्त्री ऐसी कामना करती है, ऐसी इच्छा करती है, तो पुरुषों के लिए चाहिए ऐसी हठ अपनी स्त्रियों की कभी भी पूरी ना करें। तो प्रिय मित्रों, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी।